चाय खत्म करो फिर सर क्लास में जाने नहीं जवेरियत ये दबी दबंत नबी बताओ और आमी माइक बंद अच्छा बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा वी आर गोइंग टू रिज्यूम आवर second session and we will continue on the topic we were discussing. बेटा पॉइंट नंबर 7 पढ़ते हम. Children are taught to be honest and not to lie. यानी जो बच्चे होते हैं उनको आप क्या सिखाते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं? बेटा झूठ हमेशा बोलो. नहीं, कोई भी माँ बाप ये नहीं कहता बेटा हमेशा आपको झूठ बोलना चाहिए, बल्कि वो यही सिखाते हैं कि बेटा हमेशा सच बोलो. तो छोटे बच्चों को हमेशा ये कहा जाता है कि आप सच बोलो. ये होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन. लेकिन एडल्ट सोशलाइजेशन में क्या होता है? एडल्ट सोशलाइजेशन में अच्छा यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताऊं. हम मुंह से तो बच्चों को कहते हैं बेटा हमेशा सच बोलो, लेकिन अपने एक्शंस के जरिए हम हमेशा बच्चों को यही सिखा रहे होते हैं बेटा झूठ बोलना भी सही है. यानी हम उनके सामने झूठ बोल रहे होते हैं, बच्चे देख रहे हैं कि मामा झूठ बोल रही है, बाबा झूठ बोल रहा है. ठीक है, तो बच्चा वही चीज सीख रहा होता है कि भाई बाबा इज माय आइडियल, तो अगर वो झूठ बोल रहा है तो मुझे भी झूठ बोलने में कोई ऐब नहीं होना चाहिए. अच्छा, लेकिन फिर भी हम मुंह से बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है. बट लेटर यानी जो एडल्ट सोशलाइजेशन होती है उसमें क्या होता है? लर्न दैट टेलिंग लिटिल वाइट लाइज. बेटा ये जो झूठ होता है ना, झूठ, उसके भी कुछ किस्में होती हैं. उनमें से एक झूठ ऐसा है जिसको हम कहते हैं व्हाइट लाई. व्हाइट लाई क्या होता है? व्हाइट लाई ये होता है कि आप रात को देर गए तक अपने किसी दोस्त के साथ होटल पे बैठे हैं या जुआ खेल रहे हैं, और आपका पड़ोसी, आपका बड़ा भाई देख ले और आपके अब्बू को आकर आपकी शिकायत लगाए कि भाई जो वहां पे बैठा था, आप अपने भाई के सामने उसको झूठा कह रहे हैं भाई मैं तो था ही नहीं. आपको भी पता है कि भाई इसने मुझे देखा था, इसने मुझसे वहां पे बात भी की थी, मुझे मना भी किया था, लेकिन अब्बू के सामने आप मानने से इनकार करें. इसको कहते हैं व्हाइट लाई. व्हाइट लाई यानी एक आपको भी पता है और सामने वाले को पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, इसको कहते हैं व्हाइट लाई. तो एडल्ट सोशलाइजेशन में लेटर दे लर्न दैट टेलिंग व्हाइट लाइज एप्रोप्रिएट बिहेवियर. यानी बड़े जब इंसान हो जाता है तो एक्सपीरियंसेस के जरिए उसको, यानी ये वो ये बात सीख जाता है कि बेटा ये छोटे छोटे झूठ हैं वो नॉर्मल हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पैसे हैं और कोई आपसे उधार मांगता है, आपका अब्बू या कोई और भी आपको कहता है नहीं उसको बताओ मेरे पास नहीं है. अब ये क्या है? मेरे पास नहीं है, आपके पास पड़े हैं. लेकिन इस तरह के झूठ क्यों बोलते हैं? ताकि लोग वापस देते ही नहीं है. वापस नहीं देते तो अपना फाइनेंस बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है. इस तरह के और भी पता नहीं कितने हमें झूठ बोलने पड़ जाते हैं. तो इसको हम कहते हैं व्हाइट लाइज. तो एडल्ट, जब आप एडल्ट बनते हैं, बड़े बनते हैं, तो आप जो है झूठ बोलना सीख जाते हैं. पॉइंट नंबर 9, एज वी मूव अक्रॉस द लाइफ कोर्स. जब हम अपनी लाइफ में चलते रहते हैं, यानी हमारी जिंदगी कुछ गुजर जाती है, हम बड़े हो जाते हैं. फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज. इन्फेंसी, बेटा इन्फेंसी कहते हैं बचपन को. अब एक जो बच्चा है कुछ माह का है उसको हम कहते हैं इन्फेंट. इन्फेंसी यानी उस 2-3 माह की जिंदगी से लेकर बुढ़ापे तक, इसको कहते हैं अक्रॉस द लाइफ कोर्स. वी कंटिन्यूअली अडॉप्ट न्यू रोल्स एंड शेड ओल्ड वंस. यानी बचपन से लेकर बड़े होने तक हम क्या करते रहते हैं? बचपन से लेकर बड़े होने तक हम अडॉप्ट न्यू रोल, हम न्यू रोल्स को अडॉप्ट करते हैं एंड शेड ओल्ड वंस. और जो पुराने हमारे रोल्स होते हैं उनको हम छोड़ते जा रहे होते हैं. एक रोल को छोड़ते हैं, नया रोल हम अडॉप्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे थे तभी आपका कुछ रोल था, घर के जो दूध लेना, फला चीज लाना बच्चों को ही भेजा जाता है. आपका बड़ा भाई था वो बैठा रहता था, पढ़ता रहता था, उसको नहीं कहते थे, आपको कहते. लेकिन आप भी बड़े बन गए और आपसे कोई छोटा मौजूद है
अब आपको नहीं कहा जाता, उस छोटे को कहा जाता है, तो आपने वो पुराना वाला रोल छोड़ दिया और नया रोल आपने अडॉप्ट कर लिया। तो जब आप कोई नया रोल अडॉप्ट करते हैं आपको पुराना वाला रोल छोड़ना पड़ता है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी में कहते हैं रोल ट्रांजिशन। रोल ट्रांजिशन यानी एक रोल छोड़ना दूसरे रोल में आ जाना। जैसे कोई बच्ची होती है अपने माँ बाप के घर में होती है तो उसका कुछ रोल होता है, सुबह को लेट उठती है कि भाई अम्मा है वो खुद नाश्ता बना लेगी, और अम्मा डांटती है लेकिन फिर भी माँ होती है तो वो ज्यादा नहीं कहती। लेकिन जब ससुराल में आती है तो उसको वो जो पुरानी वाली लेट उठने की आदत है वो ऑटोमेटिकली निकल जाती है। तो एक एक रोल उसका निकल जाता है, नया रोल आ जाता है। इसको हम कहते हैं रोल ट्रांजिशन। कल मेरे एक टीचर ने एक बहुत ही प्यारा मैसेज व्हाट्सएप पे पोस्ट किया था कि बेटियां जो वो कितनी जल्दी सीख जाती हैं। उसने बताया कि जब कभी मेरी बेटी की सालगिरह हुआ करती थी तो मैं उसको यानी कि पहले कहता था गिफ्ट में तो लेकर नहीं आया हूँ, अभी दिन होते थे वो रोती थी चिल्लाती थी, अब्बू आप क्यों नहीं लेकर आए, और अचानक मैं लेकर आता तो बहुत बड़ी खुश हो जाती थी। तो उसने कहा उस दिन भी मेरी बेटी का जो है वो बर्थडे था और मैं उसके पास उसके घर गया उसके लिए गिफ्ट लेकर। मैं भी दरवाजे पर था तो मुझे चीखने चिल्लाने की आवाजें आई। मैंने सुना उसकी सास उसका ससुर जो है वो मेरी बेटी पर चिल्ला रहे हैं। तो मैं जो है वहां से ही वापस आ गया घर घर पहुंचकर। अब मेरी नीयत ये थी कि मैं बेटी से हाल अहवाल पूछूं। तो मैंने कहा कि बेटा आज आपकी बर्थडे है तो मैं आ जाऊं। तो सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही, कट रही है। अच्छा, तो उसने कहा कि मैं आपके घर आ जाऊं। तो उसने कहा कि बाबा आज आप ना आए, आज जो है हम कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं, आज मेरी सालगिरह है ना। तो वो बंदा कह रहा है कि बेटी के का ये जवाब सुनकर मैं रो पड़ा कि कितनी अक्लमंद हो जाती हैं बेटियां, घर में कितने दुख दर्द होते हैं लेकिन फिर भी माँ बाप तक अच्छा सब अच्छा ही यानी कि पहुंचाती रहती हैं। तो ये उनकी शख्सियत में कहाँ से आता है, ये रोल ट्रांजिशन हो जाती है। यानी बाबा का घर होता है फिर हस्बैंड का घर होता है, दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो नए माहौल में एडजस्ट करने के लिए पुरानी वाली आदतें निकालनी पड़ती, नई वाली आदतें सीखनी पड़ती हैं। इनको हम कहते हैं सोशियोलॉजी में रोल ट्रांजिशन। नंबर 10, इन द ट्रांजिशनल पीरियड्स, यानी ये जो ट्रांजिशनल पीरियड आ गया तो जवान हो गए। इन द ट्रांजिशनल पीरियड्स यानी ये जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है जिनमें हम ओल्ड रोल्स छोड़ते हैं और नए सीखते हैं, वी कॉमनली एक्सपीरियंस अनसर्टेनिटी। यानी हमारे साथ क्या होता है, अनसर्टेनिटी हम फील करते हैं। अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनी। गैर यकीनी, गैर यकीनी यानी आपके साथ आगे क्या होने वाला आपको कुछ पता ही नहीं होता। आपने देखा होगा ना जब शादी होती है तो दुल्हन बेचारी यानी खुश भी होती है लेकिन थोड़ा डर भी होता है, पता नहीं आगे माहौल कैसा मिले मुझे। जहां जहां पे आप पता नहीं इस्तेमाल करते ना, पता नहीं क्या हो, इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। तो जब जब रोल ट्रांजिशन होती है तो आपके साथ अनसर्टेनिटी भी होती है। इसी तरह आप जो है वो कॉलेज छोड़कर यूनिवर्सिटी आ गए, यूनिवर्सिटी का पहला दिन होता है, आप घर से निकल रहे होते तो आप अनसर्टेनिटी एक्सपीरियंस कर रहे होते, पता नहीं माहौल कैसा हो, पता नहीं टीचर कैसे हो, पता नहीं पढ़ाई किस तरह की हो, तो ये सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं। तो रोल ट्रांजिशन के अंदर आपके पास अनसर्टेनिटी पाई जाती है। हाय हाय जिंदा है, हाय हाय। व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस, यानी हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा उस नए माहौल में। एंड फील सम मेजर ऑफ स्ट्रेन बिटवीन आवर इनर सेल्फ एंड द रोल, यानी हम क्या फील करते हैं, स्ट्रेन फील करते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी एक तरह का दबाव फील करते हैं, किस चीज में। अच्छा, किस चीज में हम दबाव फील करते हैं, सर रोल कॉन्फ्लिक्ट। बिटवीन अवर इनर सेल्फ एंड द रोल। रोल कॉन्फ्लिक्ट। आ गया तो जवान हो गए। कौन है यार ये? प्लीज अपना माइक ऑफ करें। बेटा ऐसा करें, ऐसा करें, आप लोग सब लोगों को मैं एक छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूँ। ये पार्टिसिपेंट लिस्ट आप अपने सामने खोल रखें और जिस भी बच्चे का माइक ऑन हो जाए दरमियान में आप उसका नाम नोट करके आप मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है बेटा। ये
ये सब की जिम्मेदारी है, सारे बच्चे नोट करेंगे और उन पार्टिसिपेंट के नाम अपने पास नोट करके फिर मुझे बताएंगे फला बच्चे शरारत करते हैं दरमियान में। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे फील सम मेयर ऑफ स्ट्रेन, यानी इस रोल ट्रांजिशन में एक तो अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनियत, और उसके बाद हमें अनसर्टेनिटी होती है कि हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, नए माहौल में हमें किस तरह से रहना होगा, और दूसरी चीज ये होती है फील सम मेयर ऑफ स्ट्रेन, यानी कुछ हम दबाव जो है वो हम थोड़ा सा फील करते हैं। दबाव किस चीज के दरमियान हमें फील करना पड़ता है, इनर सेल्फ एंड द रोल। इनर सेल्फ यानी आपके अंदर में थोड़ा दबाव पैदा हो जाता है, और रोल रोल यानी जो आपको काम करना पड़ेगा उसके दरमियान। फॉर एग्जांपल, आप किसी दूसरे शहर में गए हैं, वहां पे आपको जॉब करनी है, अब दूसरे शहर में आप अभी गए नहीं, घर में है, लेकिन आज से आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे, पता नहीं वहां पे घर कैसा मिले, पता नहीं लोग वहां पे कैसे होंगे, पता नहीं काम में कर पाऊंगा, पता नहीं काम में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इन सारी चीजों के मुतालिक थोड़ा सा प्रेशर फील करते हैं आप अपने अंदर में। तो बेटा रोल ट्रांजिशन में दो चीजें हमने सीखी, अनसर्टेनिटी गैर यकीनी, और प्रेशर थोड़ा सा दबाव महसूस करते हैं रोल ट्रांजिशन के वक्त। नंबर 11 नंबर 11, बट इन ड्यू कोर्स वी लर्न द रोल डिमांड्स, यानी ड्यू कोर्स यानी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हम क्या करते हैं, वी लर्न न्यू रोल डिमांड्स, यानी हमारा जो नया रोल है उसकी क्या क्या डिमांड्स हैं, ये सारी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं। एंड एक्सेप्ट एंड रीडिफाइन, हम उस चीज को कबूल भी कर लेते हैं, एंड रीडिफाइन यानी दोबारा से हम उसको उसके मुतालिक खाका बनाते हैं अपने माइंड में, इनटू अचीव कंफर्टेबल फिट बिटवीन द टू, यानी अपने रोल में और अपने अंदर में कंफर्ट पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, नए रोल्स को सीखते हैं और फिर उनको फिर एक्सेप्ट भी करते हैं और फिर हम उनको रीडिफाइन करते हैं। नंबर 12, इन ब्रीफ वी मेक जजमेंट्स, हम क्या करते हैं, जजमेंट्स करते हैं, वी मेक जजमेंट्स इन वैल्यूज बिलीव्स बिहेवियर्स एंड सेल्फ इमेज। अच्छा, यानी हम इन चीजों के मुतालिक जजमेंट करते हैं, वैल्यूज हमारे क्या होने चाहिए नए घर में या नए काम में, हमारे बिलीव्स क्या होंगे, बिहेवियर कैसा होगा हमारा, सेल्फ इमेज हमारा कैसा होगा। अच्छा, नंबर 13, फॉर एग्जांपल, आपको पता है आप स्कूल में होते हैं, रिश्तेदारों के दरमियान में होते हैं पड़ोस, तो वहां पे आप लड़ जाते हैं बच्चों से, लेकिन आप यूनिवर्सिटी जैसे माहौल में होते हैं, क्लास में होते हैं, तो आप काफी कुछ बर्दाश्त करना भी सीख जाते हैं। तो ये बर्दाश्त आप कहाँ से आती है, यूनिवर्सिटी जैसे माहौल से आपके अंदर में आ जाती है। तो इस तरह की एडजस्टमेंट्स यानी आप अपने एडजस्टमेंट्स जो हैं सीख जाते हैं रोल ट्रांजिशन में। नंबर 13, यू थिंक अबाउट एक्सपेरिमेंट, यू थिंक अबाउट यानी आप सोचते रहते हैं, जब कभी आपके सामने कोई मसला आता है, कोई टास्क चैलेंज आता है, तो आप उसके मुतालिक सोचते हैं, उस सोच के नतीजे में काफ़ी नए नए आइडियाज़ आपके पास आते हैं। एक्सपेरिमेंट, आप तजुर्बे करते रहते हैं, एंड ट्राई ऑन बिहेवियर्स, और आप नए नए बिहेवियर ट्राई करते हैं कि कौन सा बिहेवियर फिट रहेगा मुझे नए माहौल में। एसोसिएटेड विद न्यू रोल, यानी न्यू रोल जो आपने अडॉप्ट किया है उसके साथ कौन से बिहेवियर फिट रहेंगे, और आप उसके साथ तजुर्बे करते रहते हैं और आप उसके मुतालिक सोचते रहते हैं। इसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी यानी एंटीसिपेशन यानी वक्त से पहले अभी कोई रोल आपने अडॉप्ट नहीं किया है, अभी से आप जो है उस रोल के लिए तैयारी कर रहे हैं। नॉर्मली जो हमारी बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं, उनको घरों में सिखाया जाता है। अक्सर माँ कभी डांटते वक्त ये कहती है, बेटा मैं तो माँ हूँ लेकिन आपको जो है ना सास नहीं छोड़ेगी अगर आपने अच्छे से खाना नहीं सीखा तो। ये क्या है, ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। आप जो भी काम करते हैं फ्यूचर के लिए सोचते हैं, आप फ्यूचर में किस तरह का मेरा घर होगा, घर को मैं कैसे सजाऊंगी। फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं घर में, पहले अपने घर में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कौन सी चीज सही नहीं है, फिर आप उनको अप्लाई करते हैं अपने नए घर में। तो ये सारा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में होता है। नंबर 14,
रिहर्सिंग इजीज द ट्रांजिशन इनटू न्यू स्टेटस इन ग्रुप्स। बेटा ये रिहर्स, आपने एक वर्ड सुना होगा रिहर्सल। रिहर्सल यानी आपने देखा होगा हमारी यूनिवर्सिटियों में कल्चर डे होते हैं या कोई फंक्शन होता है, तो उसके लिए एक दिन पहले से वो बच्चे रिहर्सल कर रहे होते हैं, यानी जो कुछ उनको प्ले वहां पे परफॉर्म करना है एक दिन पहले उस पर यानी रिहर्सल कर रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं कि आया ये सही है या नहीं। तो रिहर्सल, ये जो रिहर्सिंग करते हैं वो फिर दूसरे दिन आपको इस काबिल बना देता है कि आप अच्छे से वहां पे परफॉर्म करें। तो अमली जिंदगी में आप रिहर्सल करते हैं, यानी हमारी जो बेटियां बहनें हैं वो रिहर्सल करती हैं घर में कि किस तरह से मैं अपने फ्यूचर के घर में यानी कि अपने रोल्स को प्ले करूंगी। नंबर 15, सम रोल ट्रांजिशन रिक्वायर्स रीसोशलाइजेशन। अच्छा, रोल ट्रांजिशन यानी जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, आपका यानी रोल चेंज होता रहता है, तो उसके लिए आपको रीसोशलाइजेशन की जरूरत होती है। रीसोशलाइजेशन क्या है बेटा? रीसोशलाइजेशन ये है कि आप पहले वाली जो कुछ आपने आज तक सीखा है उसको आप अनलर्न कर देते हैं, यानी अब वो किसी काम का नहीं है, उसको छोड़ देते हैं और नए माहौल में एडजस्ट करने के लिए आप सारी चीजें नई सीखते हैं। अच्छा, रोल सोशलाइजेशन की 3 जगहों पे आपको जरूरत होती है। वो 3 जगहें क्या हैं? नंबर 1, अगर कोई बंदा हॉस्पिटलाइज्ड हुआ होता है, हॉस्पिटलाइज्ड यानी 10 दिन 15 दिन 20 दिन होता है, तो उस हॉस्पिटल के माहौल में उसको कैसे रहना है, वो 10-15 दिन के लिए भी उसको कुछ सीखना पड़ता है। तो बाहर वाली चीजें वो बाहर रह जाती हैं, नए माहौल में हॉस्पिटल में रहकर वो नई चीजें सीखता है कि एज अ पेशेंट मुझे कैसे रहना है, या पेशेंट का जो अटेंडी होता है उसके साथ उसको किस तरह से रहना है वो भी सीखता है। दूसरा, जेल, जो बंदा जेल में जाता है, अब जेल में तो कई साल भी रह सकता है, तो बाहर तो दोस्तों के साथ घूमने जाता था, अब वो जेल में तो नहीं कहेगा जेलर को कि अब मेरे दोस्तों के साथ घूमने का टाइम हो गया, मुझे खोल दे, मैं 2-3 घंटों के बाद वापस आ जाऊंगा। तो उसको 24 घंटे जेल में गुजारने होते हैं, तो 24 घंटे की लाइफ उसकी कैसी होगी जेल में, वो ये चीजें सीखता है आहिस्ता आहिस्ता। इसको कहते हैं रिसोशलाइजेशन। और तीसरा मिसाल, जब कोई बंदा अपना मजहब छोड़कर यानी कन्वर्ट होता है, एक मजहब छोड़कर दूसरे मजहब में आता है, फिर जो पिछले मजहब की सारी चीजें, बिहेवियर, एटीट्यूड, बिलीफ, वो सारी चीजें खत्म करके नए बिहेवियर, एटीट्यूड, वैल्यू सीखता है, तो इसको भी हम कहते हैं रीसोशलाइजेशन। नंबर 16, ये बातें बताई नहीं जाती। Number 16, very likely your college experiences have caused you to question and discard a number of your family's cherished values, beliefs, customs and replace them with others. बेटा 16 पॉइंट में हम ये पढ़ रहे हैं कि आप जब कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहां पे आपने देखा होगा कि आपकी फैमिली ने काफी चीजें आपको सिखाई होती हैं, वो चीजें आपको अपने अंदर से निकालनी पड़ती है नए माहौल में एडजस्ट करने के लिए। आपने देखा होगा जब कभी यूनिवर्सिटी का दिन हो, पहला दिन हो आपकी यूनिवर्सिटी का, आप एक एक बच्चे का हुलिया देख लें, आप एक एक बच्चे का बिहेवियर देख लें। ठीक 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 4 साल के बाद जब वो यूनिवर्सिटी से फारिग होकर निकलने लगे, तब उसका बिहेवियर देखेगा, फिर देखिएगा कितनी चेंजेस आ गई हैं उस बंदे में। तो नया माहौल उसकी काफी फैमिली वाली चीजें उसके अंदर से निकाल देता है और नई चीजें उसके अंदर डाल देता है। नंबर 17, इसको भी हम रीसोशलाइजेशन की कैटेगरी में लाते हैं। नंबर 17, सिमिलरली पीपल हु सडनली फाइंड देमसेल्फ पैरालाइज्ड और डिसेबल, यानी कभी कभी किसी बंदे का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, टांगें टूट जाती हैं या बाजू टूट जाते हैं और वो बेचारा अपाहिज बनकर बैठ जाता है। हैव टू relinquish earlier roles and identities, अब उस बंदे को जो अचानक अपाहज हो चुका है हादसे के नतीजे में, उसको कई आइडेंटिटीज और कई रोल अपने छोड़ने पड़ेंगे, यानी उसको भी रीसोशलाइजेशन करनी पड़ेगी। पहले वो हट्टा कट्टा था, ज्यादा कमाता था, तो ज्यादा कमाई पर और अपनी ताकत के बलबूते पर दूसरे लोगों को दबाकर चलता था, लेकिन अब जो कि खुद ही अपाहज हो चुका है, अब वो खुद दूसरों के रहमो करम पे है, इसीलिए अब अगर उसको एक अच्छी जिंदगी गुजारनी होगी तो अब उसको अपना रोल, अपनी आइडेंटिटी, अपने बिहेवियर थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे उस नए सिचुएशन में फिट रहने के लिए।
and take on new expectations and self definition. फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था, वो थोड़ा सा गैरती था, हमारे इंटीरियर सिंध में होता ना ये गैरती लोग, तो गैरती अगर होता है तो वो कहता है नहीं मुझे अपनी बीवी को जॉब पर नहीं भेजना है। लेकिन जब वो अपाहज हो जाता है तो अब अगर उसकी बीवी पढ़ी लिखी होती है तो उसको यानी घर को चलाने के लिए किसी एक को तो कमाना होगा ना। अब पहले वो जो पाबंदी लगा के बैठा था कि नहीं मेरी बीवी नहीं कमाएगी मैं खुद कमाऊंगा, अब वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है अपने व्यूज में, अपने थिंकिंग में, थॉट में कि चलो भाई अगर मैं नहीं कमा सकता, बेगम जॉब करना चाहती है तो बुरा नहीं है। तो इस तरह की एडजस्टमेंट उसको करनी पड़ती हैं। नंबर 18, facilities such as prison, army camps and mental hospitals are especially designed to restructure people's lives. यानी मेंटल हॉस्पिटल, आर्मी कैंप्स, प्रिजन, जेल, ये तीनों चीजें इनकी सेटिंग ही ऐसी बनाई जाती है जहाँ पे लोग जो है उनकी जिंदगी रीस्ट्रक्चर हो जाए। मेंटल हॉस्पिटल में क्यों उनको भेजा जाता है? उनकी लाइफ को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, दोबारा से यानी नई जिंदगी देने के लिए। आर्मी में वहां पे भी उनकी लाइफ टोटली डिफरेंट हो जाती है, प्रिजन जेल में भी उनकी लाइफ टोटली डिफरेंट हो जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इनको बेटा सोशियोलॉजी में टोटल इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। टोटल इंस्टीट्यूशन जिसका मकसद है एक ही जगह पे उनकी सारी की सारी जरूरतें पूरी हो रही होती हैं, उनको हम कहते हैं टोटल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो मैंने 3 मिसालें बताई, आर्मी कैंप, मेंटल हॉस्पिटल एंड प्रिजन, ये टोटल इंस्टीट्यूशन की कुछ मिसालें हैं जहां पे आपको रीसोशलाइजेशन करनी पड़ती है। नंबर 19, अर्विंग गोफमैन called these environments total institutions. ये लफ्ज आ भी गया, बल्कि अर्विंग गोफमन नामी एक सोशियोलॉजिस्ट था जिसने इन इन जैसे इदारों को टोटल इंस्टीट्यूशन का नाम दिया है। अच्छा, टोटल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? प्लेसेस वेयर पीपल आर आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी ऐसी जगहें जहां पे लोगों को बाकी सारे मुआशरे से अलग करके रखा जाता है, इनको कहते हैं टोटल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, क्यों? फॉर एन अप्रोप्रिएट पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक मखसूस वक्त के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, एक मखसूस वक्त के लिए उनको एक जगह पे रखा जाता है। वेयर देयर बिहेवियर इज टाइटली रेजिमेंटेड, यानी वहां पे उनका बिहेवियर है, उनको टाइटली देखा जाता है बिहेवियर को, कोई गुंजाइश, उनको कोई रियायत नहीं दी जाती। उनको उसूल बताए जाते हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, एक एक चीज सख्ती के साथ उन लोगों से करवाई जाती है। तो इसको हम कहते हैं टोटल इंस्टीट्यूशन। आखिरी पॉइंट इस कॉन्सेप्ट की, नंबर 20, हियर इनमेट्स आर रिक्रूट्स आर एक्सपोज्ड। हियर इनमेट्स आर रिक्रूट्स, बेटा वो बंदे, वो लोग जो इन टोटल इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं, यानी आर्मी कैंप, प्रिजन और मेंटल हॉस्पिटल्स में जो लोग रहते हैं, इनको हम कहते हैं इनमेट्स। इनमेट्स आर रिक्रूट्स, एक दूसरा वर्ड है रिक्रूट कहा जाता है, जो आर्मी में नया नया बंदा जाता है या फोर्स में नया नया बंदा जाता है, इसको हम रिक्रूट कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा हमारे मुआशरे में इस वर्ड को थोड़ा बिगाड़ा गया है, इसको कहते हैं रंगरूट। भाई ये रंगरूट है, ये रंगरूट नहीं है, ये रिक्रूट है। Here inmates are recruits are exposed to resocialization experiences, यानी यहाँ पे इन रिक्रूट्स या इनमेट्स को क्या चीज दी जाती है? रीसोशलाइजेशन उनको दी जाती है। That systematically attempt to strip away old roles and identities, यानी इस रीसोशलाइजेशन में क्या किया जाता है? उसकी जो पुरानी वाली आइडेंटिटीज और हैबिट्स थी उनको स्ट्रिप अवे किया जाता है। बेटा स्ट्रिप अवे एक फ्रेजल वर्ब है या इडियम है जिसकी माना है जिस तरह से आप प्याज काटते हैं ना, प्याज के छिलके उतारते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रिप अवे, यानी किसी से कोई छिलका उतारना, स्ट्रिप अवे। तो आप क्या करते हैं? उस बंदे के पुरानी लाइफ की जो हैबिट्स होती हैं वो उनके छिलके उतारते हैं उन इंस्टीट्यूशन में। एंड फैशन न्यू वंस, और आप वहां पे उनके अंदर नई नई आदत डालते हैं। बेटा ये होता है एक्चुअल फंक्शन जेल का, कि वहां पे जो क्रिमिनल्स हैं उनको अच्छा शहरी बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, बेटा अब तक हमने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें हमने प्राइमरी सोशलाइजेशन, एडल्ट सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक है,
ये 4 किस्म सोशलाइजेशन के हमने पढ़े। अच्छा, अब आते हैं कॉन्सेप्ट सर नंबर 2। सर जी बेटा। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। सॉरी सर सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। सर जैसे आपने फरमाया सर सोशलाइजेशन सारी जिंदगी चलती है, डे फर्स्ट से लेकर जब तक इंसान जिंदा होता है ये सोशलाइजेशन चलती है। तो जी सर माय क्वेश्चन इज सर सोशलाइजेशन सर नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है सर? सर जैसे आपने अभी सर फरमाया सर पॉजिटिव तो आपने फरमाया, जैसे सर एक चोर होता है सर, जी सर बेटा, एक चोर होता है चोरी करना सर। मैं आपका बेटा समझ गया सवाल। दोनों तरह की होती है सोशलाइजेशन, पॉजिटिव भी होती है, अच्छा सर। नेगेटिव। अब जो नेगेटिव सर चीज है ना, अब जी देखिए सर। जी सर। नेगेटिव चीजें हैं, एक पर्सनालिटी में नेगेटिव चीजें पाई जाती हैं। चोर है, एक बंदा जी चोर सर। है या डकैत है, डाके मारता है, आप समझते हैं कि ये चीजें वो माँ के पेट से सीख कर आया था? नो नहीं, सर। नहीं। उसने ये सारी चीजें माहौल में, उसको मोहल्ला वैसा मिला होगा, उसके फैमिली में कुछ अच्छा प्रॉब्लम्स हुए होंगे, उसकी स्कूलिंग में कुछ प्रॉब्लम हुए होंगे, जिनकी वजह से उस बंदे के सर्किल में ऐसे फ्रेंड्स आ गए जिन्होंने उसको उस लाइन पे डाल दिया। सर जैसे कोई ऑफिसर होता है सर करप्शन करता है सर, तो वो सोसाइटी से सीखता है या डिपार्टमेंट से? जी सर वो सर जैसे कोई ऑफिसर होता है सर करप्शन करता है, हाँ तो सर वो अपने मुआशरे से सीखता है या सर अपने डिपार्टमेंट से जहाँ वो काम करता है? देखो, देखिए, वो जिस डिपार्टमेंट में जाता है उस डिपार्टमेंट की सेटिंग ऐसी हुई होती है, वो बंदा अगर करप्ट है वो तो खुश होगा, भाई यहाँ पे मेरे यानी मिजाज का माहौल मुझे मिल गया है, ठीक है। लेकिन कभी जी कभी सर। जो ऑनेस्ट किस्म के अफसर होते हैं ना, ऑनेस्ट किस्म के अफसर, वो बेचारे एक यस सर। रुपया नहीं खाना चाहते, लेकिन उनका जीना हराम कर दिया जाता है। वहां पे जो करप्ट अफसर होते हैं वो उनको रहने ही नहीं देते। आ रही बात जी समझ सर। में? क्योंकि अगर वो जी सर ऑनेस्ट बिल्कुल। ऑनेस्ट रहेगा तो नीचे वालों को करप्शन नहीं करने देगा। अब जब नीचे जी वालों को सर। करप्शन नहीं करने देगा, आप समझते हैं नीचे वाले उसके साथ फिर कोऑपरेट करेंगे? नहीं करेंगे। नो सर। आए दिन हड़तालें करेंगे उसके खिलाफ। तो बेटा, आपका जो यस सर। माहौल होता है ना, वो माहौल या उस जी सर। इदारे का जो कल्चर है वो इतना बिगड़ा हुआ होता है, उस कल्चर में वो बंदा वो सारी चीजें सीख जाता है। काफी ओके सर। अच्छे 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 लोग भी होते हैं, वो भी इस बुरे माहौल में बुरे बन जाते हैं। जी ठीक सर। है बेटा, यस सर। यस सर अपनी माइक क्लियर। प्लीज बंद कर दें। सर सर कैन आई टेल यू समथिंग इफ यू डोंट माइंड? जी बेटा। सर अस्सलाम वालेकुम सर। देखें सर, सर देखें सोशल, आई एम सॉरी सर, आई एम डिस्टर्बिंग यू, बट देखें बस सर देखिए सोशलाइजेशन के ना, देखिए सर हम लोग होते हैं लोगों से सराउंडेड, ठीक है। आप लोग आपकी बात बिल्कुल अग्री है, आप अच्छी लगी। देखिए सर हम लोग होते हैं लोगों से सराउंडेड। अब लोग जो होते हैं हमारी जो जी जी बेटा बताएं। हमारी वैल्यूज के अंदर अगर देखिए सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अच्छा बेटा, ऐसा करते प्लीज लिसन सोशलाइजेशन मी की बेटा, लिसन अगर डेफिनेशन से हम बेटा, लिसन मी। जी सर बोले। अच्छा बेटा, अब मैं ये देख रहा हूँ दरमियान के जो क्वेश्चन है ना, ये फिर हम हमारा सेशन यानी पूरा ही नहीं हो पाएगा, हम 5-6 सेशन लेने पड़ेंगे। आप लोग ऐसा करें, कि आप लोगों के पास ग्रुप्स बने हुए हैं, हर क्लास का अपना अपना ग्रुप है। तो देखें, मुझे खुशी होगी, मुझे ये सेशन कंप्लीट करने दें सारे। अब जिन जिन बच्चों के क्वेश्चन हो, फिर आप लोग क्या करें, वॉइस मैसेज में वो क्वेश्चन आप यानी क्वेश्चन फ्रेम करके वॉइस मैसेज में आप वो क्वेश्चन ग्रुप पे डाल दें। मैं क्या करूंगा, उस आपके क्वेश्चन को सुनकर उसको आपके ग्रुप पर ही यानी जवाब दे दूंगा। अब फिर वो क्वेश्चन सारा आपकी क्लास वाले भी सुनेंगे। जितने ज्यादा सवाल होंगे तो वहां पे ग्रुप में, ये तो डिस्कशन ये बाद में होगी, फिलहाल ये लेक्चर हमारे कंप्लीट हो जाए, ठीक है बेटा? तो अब क्वेश्चन नहीं करना है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, फैमिली। अच्छा, नंबर 1, in most cases the family not only gets children first, it gets them during their most plastic phase। यानी फैमिली के अंदर, फैमिली हमने जितने भी एजेंसीज डिस्कस किए, स्कूल, पीयर ग्रुप, नेबरहुड, मास मीडिया, स्कूलिंग, इन सब से आपकी फैमिली की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपका वजूद जो है ना, वो फैमिली के अंदर ही जाहिर होता है, आपका ज़ुहूर फैमिली के अंदर होता है। आप जब आंखें खोलते हैं तो अपने आसपास अपनी फैमिली को ही देखते हैं। तो जैसी फैमिली आपकी होगी आप भी वैसे ही बनेंगे। नंबर 1।
नंबर 2, अच्छा, फैमिली आपको आपके किस फेज में लेती है? मोस्ट प्लास्टिक फेज, यानी प्लास्टिक जिस जिस चीज को आप जिधर मोड़ेंगे वो चीज उधर मुड़ जाएगी, ये प्लास्टिक की खूबी है। तो आपकी उम्र की एक प्लास्टिक फेज होती है, वो होते हैं आपके अर्ली ईयर्स, 2 साल की उम्र, 5 साल, 7 साल तक। तो उन शुरुआती सालों में जो कुछ आपको सिखाया जाएगा, आप वही, ऐसी पर्सनैलिटी आपकी बनती है। तो वो शुरुआती साल आपकी फैमिली के पास होते हैं। प्लास्टिक फेज आपकी फैमिली के पास होता है, तो इसीलिए फैमिली की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तीसरा पॉइंट, मेंटेन्स एन इंटेंसिव एंड कंटिन्यूअस रिलेशनशिप विद देम अंटिल दे रीच मैच्योरिटी, यानी आप जब तक मेच्योर नहीं होते, आपका ज्यादातर वक्त जो है वो अपनी फैमिली के साथ ही गुजरता है। तो जहां पे आपका ज्यादा वक्त गुजरेगा, आप भी वैसे ही बनेंगे। नंबर 2, नो अदर इंस्टीट्यूशन सीरियसली राइवल्स द फैमिली इन इट्स मोल्डिंग ऑफ द चाइल्ड, यानी चाइल्ड के पर्सनालिटी पे जितना असर फैमिली का होता है, उतना किसी और इदारे का नहीं हो सकता। स्कूल का, फ्रेंड्स का, नेबरहुड का, मास मीडिया का नहीं हो सकता जितना कि फैमिली का होता है। आप यूं समझें, एक पलड़े में फैमिली रख दें, दूसरे पलड़े में सारे इंस्टीट्यूशन रख दें, स्कूलिंग, मास मीडिया, पीयर्स, फिर भी फैमिली का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। नंबर 3, इट इज विद इन द फैमिली, ये फैमिली के अंदर ही होता है, देयर चिल्ड्रन अक्वायर द चीफ फैसेट्स ऑफ देयर पर्सनालिटीज, यानी आपकी पर्सनालिटी के जो चीफ फैसेट्स, बेटा ये 2 वर्ड सीख लें, चीफ फैसेट्स। चीफ फैसेट्स यानी आपकी पर्सनालिटी के इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिनसे आपकी पहचान होती है, वो बच्चा अक्वायर करता है, डेवलप करता है फैमिली के अंदर ही। Those relatively enduring ways that people have for dealing with others। अच्छा बेटा, पर्सनालिटी की डेफिनेशन क्या है? रिलेटिवली enduring ways, enduring यानी लॉन्ग टर्म, ज्यादा देर तक चलने वाले, enduring ways that people have for dealing with others। आपके पास जो वेज हैं, दूसरे लोगों को डील करने के वेज हैं, द वे यू डील विद अदर, आपकी पर्सनालिटी है ये। क्या है? द वे यू डील विद अदर, दिस इज योर पर्सनालिटी। इन अ वाइड वेराइटी ऑफ सिचुएशन, यानी मुख्तलिफ सिचुएशन में आप मुख्तलिफ लोगों को किस तरह से डील करते हैं। फॉर इंस्टेंस, फ्रेंडलीनेस, यानी आप जब दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं, आया आपके लहजे में से फ्रेंडलीनेस लोग फील करते हैं, यार फला बंदा बड़ा दोस्ताना है, उसके लहजे में बड़ी शफकत भरी है दोस्तों के लिए। जनरसिटी, यानी वो किसी बंदे को वापस भेजता ही नहीं, उसकी मदद करता रहता है, इस बंदे की ये खूबी है। एग्रेसिवनेस, यानी इस बंदे के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये है पर्सनालिटी के ट्रेड्स, और ये ट्रेड्स कहाँ से डेवलप होते हैं? फैमिली के अंदर में ये इंपॉर्टेंट चीजें आपकी डेवलप होती हैं। नंबर 4, द फैमिली इज द इंटरमीडिएरी बिटवीन द लार्जर सोसाइटी एंड द चाइल्ड, यानी फैमिली का जो रोल है, ये ब्रोकर का रोल है। जो ब्रोकर होता है ना, उनका रोल होता है दो बंदों को आपस में मिलाना, एक को जगह लेनी है, दूसरे को जगह बेचनी है, दोनों को मिलाता है ब्रोकर। तो बच्चे को सोसाइटी में जाना है, और सोसाइटी को बच्चे में सोसाइटी ने बच्चे को अपने अंदर लाना है, यानी बच्चे को सोसाइटी में जाना है और सोसाइटी को बच्चे को अपने अंदर आना है। तो ये किसके जरिए होगा? ये फैमिली के जरिए। फैमिली बच्चे का हाथ पकड़कर सोसाइटी में एक फुल फ्लेज मेंबर बनाकर उसको भेजती है। नंबर 4, द फैमिली। नंबर 5, अच्छा इसको कहते हैं चीफ कल्चर ट्रांसमिटिंग एजेंसी, यानी आपका जो कल्चर है, बच्चा क्या सीखता है? कल्चर ही सीखता है ना अपने माहौल का। तो अपने माहौल का, अपने सोसाइटी का कल्चर उसको फैमिली और ये दूसरी सारी एजेंसी सिखाती हैं। लेकिन फैमिली जो है, इट इज अ चीफ कल्चर ट्रांसमिटिंग एजेंसी, यानी कल्चर का जो लंबा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, वो बच्चा फैमिली के अंदर ही सीखता है कल्चर का। नंबर 5, इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में, other people locate the child in the social structure in terms of his or her family membership, यानी दूसरे लोग आपको लोकेट करेंगे, यानी आपकी हैसियत पहचानेंगे। आपसे दूसरे लोग पता है एक सवाल पूछते हैं, और उस सवाल के पीछे उनकी नियत यही होती है कि बच्चे का लेवल देखें, स्टैंडिंग देखें, बच्चे की स्टैंडिंग क्या है। आप जब शादी होती है तो ये कॉमन सवाल होते हैं, हाँ बेटा आप क्या करते हैं, यानी आपकी इनकम क्या है, इनकम से आपका स्टेटस मालूम करते हैं।
आप अगर कहेंगे कि भाई मैं जो कागज जो है ना वो चुनता हूँ, तो वो तो आपको आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे ही नहीं, वो आपको देंगे आप जा सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, आपकी फैमिली क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बाबा क्या कहते हैं, घर में कितने यानी बहन भाई हैं, ये सारी आपकी फैमिली के बारे में जानकर लोग आपकी स्टैंडिंग का पता चलाते हैं, बंदा कैसा है, सोशल स्ट्रक्चर में आपकी क्या हैसियत है, क्या वैल्यू है। ठीक है, इन सारी चीजों का पता आपकी फैमिली मेंबरशिप से लगाया जाता है। जैसी आपकी फैमिली होगी, आप भी बिल्कुल उन जैसी ही हैसियत रखते होंगे। नंबर 6, अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस। बेटा आपको याद होगा हमने स्टेटस को जिक्र किया था, एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस वो स्टेटस जो सोसाइटी आपको देती है, उसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है, आप पैदा होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, आपकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। एस्क्राइब्ड स्टेटस, फॉर एग्जांपल सोशल क्लास, आपका क्लास क्या है, अपर में है, लोअर क्लास में, मिडिल क्लास में है, जैसी आपकी फैमिली वैसा ही आपका स्टेटस। एथनिक ग्रुप, आप काले हैं, गोरे हैं, कौन है, आपकी एथनिसिटी क्या है, वो भी आपकी फैमिली। रेस, रिलीजन, आपका मजहब क्या है, ये सारे स्टेटस जो हैं ये आपको फैमिली ही असाइन करती है। नंबर 7, it is hardly surprising then that in some respects members of different social classes experience somewhat different conditions of life। यानी मुख्तलिफ सोशल क्लास के लोग जो हैं उनकी जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के वाकयात होते हैं। अब आपका एक क्लास है, लेकिन आपकी एक ही क्लास के अंदर मुख्तलिफ बच्चे बैठते हैं और उन बच्चों का हर किसी बच्चे का अपना अपना सोशल क्लास है, तो उनकी लाइफ भी डिफरेंट होती है। किसी का लाइफ स्टाइल अच्छा है, किसी का लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है। कम टू सी द वर्ल्ड समवॉट डिफरेंटली, और वो लाइफ को डिफरेंटली देखते हैं। कुछ लोग एक तरह से लाइफ को देखते हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ से देखते हैं। डेवलप डिफरेंट नोशंस ऑफ सोशल रियलिटी, सोशल रियलिटी के मुतालिक उनके नोशंस भी डिफरेंट होते हैं। एंड प्रिपेयर फॉर समवॉट डिफरेंट कैरियर्स, और वो अपने आप को डिफरेंट कैरियर्स के लिए ही प्रिपेयर करते हैं। ये क्यों है? क्योंकि उनकी फैमिलीज अलग अलग जो हैं। अच्छा बेटा, अभी आखिरी मिनट चल रहा है, हमारा सेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अभी हम इंशाल्लाह तीसरे सेशन में मिलेंगे राइट आफ्टर 10 मिनट्स।